चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग जो नया यूनिट है जो रिवीजन के तौर पर भी देखेंगे हम, और जो बच्चों का नहीं हुआ है वो उसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज कंपनीज एक्ट। 10 से 12 नंबर का आता है एग्जाम में। स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एक रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ोगे तो एक रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, इसके बेसिक्स तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। ठीक है, कुछ बेसिक्स तो आप लोगों को पता है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का जन्म कब हुआ? जब दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस फेल हुए। कौन कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस फेल हुए? जैसे सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस का जन्म कब हुआ? 1760, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब हमको लगा कि अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो वी नीड कैपिटल एंड कैपिटल एसेट्स। और अगर आपको पैसा चाहिए या कैपिटल एसेट्स चाहिए तो उसके लिए आपको एक अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना पड़ेगा जो आपको ये इकट्ठा करके दे। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ने उस फॉर्म को जन्म दिया कि हम लोगों से पैसा लें शेयर्स के रूप में, डिवेंचर्स के रूप में, फिर लोगों को इन्वेस्ट, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, फिर लोगों को रिटर्न दें। कंपनी का मतलब ही वही होता है ना, कॉम और पनिश, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना। कॉम मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और पनिश मतलब वन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। जब लोग एक जगह पर बैठकर एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं तो वो जब एक जगह पर बैठेंगे तो बहुत सारा खाना हो जाएगा, तो जिसके पास कमी भी होती है उसको ट्रांसफर हो जाता है। वैसे यहाँ पर लोग एक जगह पर आकर बहुत सारा पैसा लगाते हैं, उससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट है भाई। पहले 1956 कंपनीज एक्ट था हमारे यहाँ पर, उसको रिप्लेस करके हमने अमेंड करके नया कंपनीज एक्ट आया है 2013। ठीक है ना? ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। न्यू लेजिस्लेशन हम लोग इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं, 2013 आ चुका है। उसमें समय समय पर और दूसरे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। इसमें 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे एक्ट को कितने चैप्टर में डिवाइड किया? 29 चैप्टर्स में। ओके। अच्छा, दूसरी बात, कंपनी कैसे फंक्शन करेगी तो उसके लिए बहुत सारे बनाए गए कंपनी के रूल्स, है ना? ये आपको हर जगह पर मिलेंगे, आपको हर एक्ट में रूल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो रूल्स का मतलब ही होता है प्रोसीजर्स, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, और कंपनीज एक्ट 2013 लाने के पीछे मोटिव क्या था कि भाई आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मतलब जिस तरीके से कंपनियां चलते आ रही हैं उनमें बेहतरी हो, उसमें इंप्रूवमेंट हो, उसमें एनहांसमेंट हो, है ना? रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया गया क्योंकि बहुत सारी चीजें अब ई फाइलिंग के थ्रू होती हैं। आपको फिजिकल वर्क कम कर दिया गया, आपका पेपर वर्क कम कर दिया गया है। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा ला दिया गया है। कोई आम आदमी अब कंपनी को चला नहीं सकता, आपके लोग प्रोफेशनल्स, एथिक्स लगेंगे, प्रोफेशनल लोग लगेंगे आप लोगों को। ठीक है, इन लोगों के इंटरेस्ट की बात बहुत होती है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जिनकी पैसे की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कम है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको, इन लोगों को जगह दी गई पहली बार। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? जो सीटी बजा के, जो हल्ला करके गलत किए हुए कामों को कोर्ट के सामने और लोगों के सामने लाते हैं, विसल ब्लोअर्स। जो भी कंपनी में गलत हो रहा है तो अगर किसी को भी वो बात पता है, चाहे कोई कंपनी का मेंबर हो, इन्वेस्टर हो, कोई एम्प्लॉय है, तो दे कैन विसल एंड ब्लो देयर इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, इन क्लास एक्शन सूट। व्हाट इज क्लास एक्शन सूट? कंपनी में एक प्रकार के इन्वेस्टर नहीं है ना, मल्टीपल क्लास है। शेयर्स है, शेयर्स में 2 क्लास है, उसमें भी जो 2 क्लास है उनके भी सब क्लासेस है। तो जैसे मान लो भाई, इक्विटी शेयर के 2 क्लासेस है, इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट है वो सहमत नहीं है कंपनी के कोई डिसीजन से, जैसे डिविडेंड को लेके, तो दे कैन फाइल एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। तो लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट की आपको तो पता ही है, पूरे इंडिया में, अब तो इंक्लूडिंग हो गया जम्मू एंड कश्मीर का ऑल्सो, है ना? जो भी कंपनीज इस एक्ट के अंदर है उन पे तो 2013 लगेगा ही, और जो पुराने एक्ट के थ्रू भी चल रही थी जैसे कि 1956, तो दोबारा रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि उन कंपनी को? नहीं नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन तो उनका हो चुका है ना, बट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनियों को भी फॉलो करना पड़ता है। हाँ, मगर उनके खुद के भी एक्ट है, जो उनकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, आईआरडीए, उसको भी उन लोग फॉलो करते हैं। मगर वो भी प्रकार की कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनी है ना, इसलिए कंपनीज एक्ट उन पर एप्लीकेबल है। बैंकिंग कंपनीज का अपना खुद का भी एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो आरबीआई के गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं, आपको तो पता ही है। मगर वही कंपनी है ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो उसमें बैंकिंग कंपनीज एक्ट भी लगता है। बहुत सारे पनिशमेंट्स, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंपनीज एक्ट के फॉलो करने पड़ते हैं। ये जितनी भी अब कंपनियों के नाम देख रहे हैं, बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनियां हैं, है ना, इनका खुद का भी एक एक्ट है, मगर यहाँ पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया ना भाई। और एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे कि एसबीआई हो गया, स्पेशल एक्ट है उसका, जैसे एलआईसी हो गया, स्पेशल एक्ट है उसका, कॉर्पोरेशन है ना, सब इनके स्पेशल एक्ट है ना।
एंड सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है ऐसी बॉडीज जिसको अपने खुद के कानून के थ्रू बनाया गया, इनके खुद के अपने स्पेशल एक्ट है। इसमें एग्जाम्पल में तो लिख ही रखते हैं हम, SBI, अभी LIC के भी IPO आने वाला है, शेयर्स इशू होने वाला है, बराबर है। बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज SBI इज नॉट अ कंपनी ना, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज अ बॉडी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटर। ठीक है, अब कंपनी की मीनिंग पे आ जाते हैं भाई। देखो, मैंने आपको बताया अभी कि कंपनी जो है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसकी सबसे खास बात क्या है कि आप जब भी कोई कंपनी बनाएंगे उसको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ पर? ROC के पास में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो जब आप कंपनी को बनाते हो तो कंपनी का क्या होता है अपना, जल्दी देखो क्या होता है अपना नाम। आप कंपनी को उसके नाम पे रजिस्टर्ड करते हो। आप मतलब मैं बार बार आप बोल रहा हूँ, मतलब कौन? मेंबर्स, है ना। जैसी कंपनी रजिस्टर्ड होती है अपने नाम पे, कंपनी हो जाती है एक अपनी अलग आइडेंटिटी। अब जैसे रिलायंस, रिलायंस एक अलग आइडेंटिटी, मुकेश अंबानी एक अलग आइडेंटिटी। रिलायंस इज नॉट मुकेश अंबानी एंड मुकेश अंबानी इज नॉट रिलायंस। अगर हम रिलायंस को सीव कर रहे हैं, मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, और अगर हम मुकेश अंबानी को सीव कर रहे हैं तो वी आर नॉट सुइंग रिलायंस। आप समझ रहे हो, दे बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। रिलायंस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्सनल एक्ट ऑफ मुकेश अंबानी, है ना, and Mukesh Ambani is not personally responsible for the act of Reliance Industries. All are collectively responsible. देखो लिखा ना उसमें, a company is an artificial person. Yes, it is a person because it has some rights and powers. एक आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी दिखती है, कंपनी दिखती तो नहीं है ना, वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। हाँ, उसकी बिल्डिंग दिखती है, इनविजिबल है कंपनी, इंटेंजिबल है, सिर्फ एग्जिस्ट करती है इन द आईज ऑफ लॉ। किसकी नजर में एग्जिस्ट करती? लॉ की नजर में। इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। यस, इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। उसको चलाने वाले दिखते हैं, शेयर होल्डर्स दिखते हैं, डायरेक्टर्स दिखते हैं, वो लोग दिखते हैं, बट कंपनी कहाँ दिखती है? कंपनी तो नाम है बस, एक रजिस्टर्ड हो चुका है। इट पजेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो विच द चार्टर, चार्टर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर जो क्रिएट किया है, देखिए जो पावर उसे दिए गए हैं वही उसके पास में बस, आइदर एक्सप्रेसली या तो ओरल रिटर्न फॉर्म में उसे कुछ पावर दिए गए हैं, या एक्सीडेंटली एग्जिस्टेंस में। जैसे एक्सीडेंटली मतलब अब कंपनी बंद हो रही है, अच्छा सडनली लॉकडाउन आ गया फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो कुछ पावर्स उसको दिए गए कि भाई आप अगर अपना लोन नहीं चुका पा रहे हो तो अपनी एसेट्स को बेच दो, या अपना लोन नहीं चुका पा रहे हो तो कुछ बिजनेस बंद करना है। तो कुछ एक्सीडेंटल पावर्स है जो सिचुएशन के हिसाब से अराइज आते हैं उसके इमरजेंसी में, ठीक है ना। और कंपनी के पावर्स बेसिकली कहाँ लिखे रहते हैं? उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। यही चार्टर क्रिएट करते वक्त मेमोरेंडम बना, उसमें पावर्स लिखे हैं, और वो पावर्स एक्सप्रेसली ओरल या रिटर्न फॉर्म में, या फिर उसको मिले कुछ इमरजेंसी की सिचुएशंस में। सो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड, which is an artificial person. Yes, it is an artificial person, not a natural person. We are the natural person. We have the right to vote, we have the feelings, we have the emotions, we are, है ना। कंपनी में ये सब नहीं होता है। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने उसे क्रिएट किया है, उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे ही वो रजिस्टर्ड होती है अपनी एक एंटिटी बन जाती है। परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? सिंपल है यार। अब अगर रिलायंस में उसके डायरेक्टर खत्म हो जाए, या उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो खत्म हो जाए, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं, कोई और चलाएगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है परमानेंट स्टेबिलिटी अंटिल कंपनी इज वाइंड अप। ये तब तक चलते रहेगी जब तक खुद वाइंड अप ना हो जाए या उससे कोई और एक्वायर ना करे। लिख लेंगे आप, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब परमानेंट स्टेबिलिटी अंटिल इट इज वाइंड अप, कंपनी खुद ना बंद हो जाए, उसका दिवाला ना निकल जाए। कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, इसको आप कंपनी के आर्टिफिशियल सिग्नेचर भी लिख सकते हैं, जो वो अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं थ्रू their professionals like company secretary. So it is an artificial person created by law. So यहाँ तक क्लियर हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग अ कॉमन सील। ये 5 फीचर्स तो क्लियर हो रहे हैं कि कंपनी एक, और कंपनी को जो भी पावर्स मिल रहे हैं वो उसको दिए गए उसके पैदाइश के वक्त, जब उसे रजिस्टर किया गया। किसने दिया? ROC ने दिया, और जिन लोगों ने उसे चालू किया। और वो पावर्स कहाँ लिखे हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो उसका प्राइमरी डॉक्यूमेंट। क्या लिखा है इसमें? सेक्शन, अच्छा, एक्ट अलग तरीके से डिफाइन करता है कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या बोलता है? देखो, डिफाइन द टर्म कंपनी। कंपनी इज ए कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी
जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013, ये अंडर एनी प्रीवियस लॉ यानी 1956। कंपनी अपने देश में हर वो कंपनी है जो या तो इस कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई है किसी प्रीवियस कानून के हिसाब से। कंपनी तो है, इजी डेफिनेशन है, भूलना नहीं है ना। आप कंटेम्पलेशन को लिख सकते हैं इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। कन्फर्स मतलब जो उसे दिया गया है ना, गिवन टू इट। ओके, कुछ फीचर्स है उसके, उसको पढ़ने की कोशिश करते समझने। सबसे पहला फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, कंपनी जैसी रजिस्टर्ड होती है, जैसे मान लो मैंने अपनी कंपनी खोली ABCH, तो कंपनी मैंने खोला, मैं तो प्रमोटर हूँ, मैं उसका मेंबर हूँ। जैसे ही मैंने कंपनी बनाया तो कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी हो गई। अब आप लोग एक बात बताओ मेरे को, आप लोग एप्पल के फोन खरीदते हो कि स्टीव जॉब्स के फोन खरीदते हो? एप्पल के ना, कंपनी एक एंटिटी से डील करते हो। अगर फोन खराब हुआ तो स्टीव जॉब्स को स्यू करोगे या एप्पल को स्यू करोगे? एप्पल को स्यू करेंगे, जो एक एंटिटी, बराबर है ना। किसके यहाँ सुधारोगे, किसके यहाँ भेजोगे सुधारने के लिए? कंपनी के पास भेजोगे, उसके मेंबर के पास थोड़ी ना जाएगा। क्लियर है ना। यही तो खास बात है इसमें। सोल ट्रेडर में कैसा होता था कि जो बिजनेस चला रहा है वही सब कुछ होता था, एंटिटी कुछ, सेपरेट एंटिटी कुछ नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल अनलिमिटेडली फॉर देयर एक्ट्स, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो वह तो पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाएगा। जॉइंट इन द फैमिली में कर्ता धर्ता जो होते थे घर के बड़े, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, और जो उनके मेंबर्स होते थे छोटे बच्चे, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी, बट रिस्पॉन्सिबल सब होते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। कंपनी का एक यूनिक कैरेक्टर है जो दूसरे बिजनेस से इसको अलग बनाता है, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लिखा ना, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, किसके पास रजिस्टर्ड होती है? ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो हर स्टेट के कैपिटल में होता है। इट इज रिलेटेड विद अ लीगल पर्सनालिटी, उसकी खुद की अपनी लीगल पर्सनालिटी होती है, लीगल पर्सन बनता है। उसके भी सेम राइट्स और पावर्स है जैसे मेक और तुमको मिले। जैसे हम वोट नहीं कर सकते, उसमें फीलिंग्स इमोशंस नहीं होती, बट वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, किसी चीज को बेच सकती है, खरीद सकती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, ये सब कंपनी कर सकती है, जैसे हम लोग करते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डेफिनेटली। Company is not responsible for the act of its members, and member will not be responsible for the act of the company. A company can own property, देखो लिखा है, can have bank account, can take loans, can incur liabilities and enter into contract with third party. अब रिलायंस को अगर कोई नया बिजनेस चालू करना है, उसे जमीन खरीदनी है, तो रिलायंस अपने नाम पे खरीदेगा, बराबर है कि नहीं? तो द मेंबर्स विल नॉट बी पर्सनली लाइबल, रिलायंस विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो रिलायंस के जो फंड्स होंगे वहां से पैसे पे करो। अच्छा, मेंबर्स कौन होते हैं, एक बार रिपीट कर लेंगे। हु आर मेंबर्स? जिनका नाम कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर में, जो कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या करके रखा है? रिकॉर्ड। दे आर द मेंबर्स, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ऑल मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स, बट ऑल शेयर होल्डर्स आर नॉट मेंबर्स। रिमेंबर, तो हर शेयर होल्डर का नाम रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे बाद। देखिए, इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। हु आर द सब्सक्राइबर्स? जिन लोगों ने कंपनी को चालू की है। पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, और एक 1% कंपनी पड़ेगी उसमें 1 होता है। ये वो मिनिमम मेंबर होते हैं जो जरूरी है कंपनी को चालू करने के लिए। मिनिमम मेंबर इतने लगेंगे आपको, अडल्ट। ये होते हैं सब्सक्राइबर्स जो कंपनी को स्टार्ट, देखो, अरे कहाँ साइन करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है कि भैया हम कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, इतने लोग तो कम से कम लगेंगे, कम से कम इतने इतने शेयर खरीद के, ठीक है। तो जिन्होंने उसे बनाया है उनकी लाइबिलिटी अलग और कंपनी की लाइबिलिटी अलग। एक बार कंपनी बन गई है, वो अपने हिसाब से रन होगी, चलाएंगे यही लोग ही, बट कंपनी का अपना भी एक एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है ना। उसमें इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, मेंबर्स कंपनी से लोन ले सकते हैं, मेंबर्स कंपनी को लोन दे सकते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। लिखा है ना उसमें, फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन स्यू इट, नॉट इट्स मेंबर्स। अगर आपने कंपनी को लोन दिया है तो उसमें लिखा है ना उसमें, तो सिर्फ क्रेडिटर कंपनी को स्यू कर सकते हैं, जो बाहर वाले हैं, आप नहीं करेंगे। आपका जो लेन देन है उसमें आप कंपनी को स्यू नहीं कर सकते, याद याद रखना, यू कैन नॉट स्यू। सेम कंपनी अभी आपको स्यू नहीं करती, जैसे आपने कंपनी से लोन लिया एज ए मेंबर, हो सकता है ना, वो आपके शेयर्स को बस किसी और को बेच देगी या ट्रांसफर कर देगी। कंपनी इज कैपेबल ऑफ खरीदने के, एंजॉय करने के, बेचने के। किस चीज को खरीद बेच सकती है? प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ऑन इट्स ओन नेम। अब किंगफिशर को अगर जरूरत थी, किंगफिशर का दिवाला निकला, आप लोग को पता है, अब किंगफिशर को अगर जरूरत है अपने लोन चुकाने की, तो किंगफिशर के नाम पर जितनी प्रॉपर्टी होगी उन्होंने बेचा होगा,
लोन चुकाने के लिए। विजय माल्या को उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो किंगफिशर की सेपरेट प्रॉपर्टी, बराबर। ऑल दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट्स। जो जो पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया है या जो जो एसेट शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया वो कंपनी की होगी, आपने खुद से दिया वो कंपनी को होगी, उसके बदले में रिटर्न्स मिलते हैं शेयर होल्डर। लिखा ना उसमें, आपकी दी हुई चीज के आप ओनर नहीं है, वो किसकी हो गई अब, कंपनी। आपको सिर्फ बदले में क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, रिटर्न्स। लिखा ना इसमें, मेंबर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी की प्रॉपर्टी पे, नो। मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी, जैसे कंपनी का कोई गोडाउन है या कोई फैक्ट्री है, उसको इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है ना, तो वो मेंबर को नहीं मिलेगा। मेंबर ये नहीं बोल सकता कि मेरा भी तो इन्वेस्टमेंट है, भाई तेरा इन्वेस्टमेंट कंपनी में है, तेरा इन्वेस्टमेंट कंपनी की प्रॉपर्टी में नहीं है। देखो यहाँ लिखा लीडिंग केस मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस को लिमिटेड 1925। देखो क्या लिखा उसमें, मैक्यूरा वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक शेयर को छोड़ के उसके पूरे शेयर थे टिम्बर कंपनी में, पूरे शेयर इसी के थे। फिर भी कंपनी तो एक अलग एंटिटी है, अगर आप कंपनी में पूरे पैसे भी लगाते हो ना तब भी कंपनी एक अलग एंटिटी है। ही वॉज ऑल्सो द मेजर क्रेडिटर, वो कंपनी का क्रेडिटर भी था, मतलब दो कैपेसिटी में इन्वॉल्व था वो कंपनी पे, एक एज ए शेयर होल्डर, एक एज ए क्रेडिटर। तब भी क्रेडिटर का तो इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ध्यान रखना, वो तो बाहर का आदमी, उसको सिर्फ पैसे की जरूरत है, उसको दे देंगे हम बेच बाच। एम ने कंपनी की प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड कराया इन हिज ओन नेम, टिम्बर मतलब लकड़ी, कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम, और आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फैक्ट, टिम्बर जल गए आग में। एम क्लेम इंश्योरेंस कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी, कंपनी तो क्या बोला इंश्योरेंस कंपनी ने कि हम तुमको क्यों दें, तुम्हारी थोड़ी ना थी वो लकड़ी का टुकड़ा या वो लकड़ी, वो कंपनी की थी, वो कंपनी को पे करेंगे हम, उन्हीं का अधिकार है, देखा ना, ओन्ड बाय द कंपनी। तुम्हारा कोई इक्विटेबल यानी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहां अगर मैं इसको छुपा दूं तो तब ठीक है कि हाँ उसने कंपनी की प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड कराया कंपनी के नाम पर, मगर इन हिज ओन नेम आ गया ना, वहां गड़बड़ होगी। समझ में आया, भूलना मना। परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज दैट मीन, परमानेंट स्टेबिलिटी। मेंबर्स में डाई एंड चेंज, मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, मेंबर मरते रहेंगे, मगर कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्री 100 साल बाद भी चल सकती है, कोई और चलाएगा उसको, जो लोग उसके डायरेक्टर्स होंगे, जो उसके मेंबर्स होंगे। धीरू भाई अंबानी के बाद रिलायंस चली ना, रतन टाटा अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं है या नहीं रहेगी कभी, तो टाटा चलते रहेगा ना। मेंबर्स में एक कमेंट आए, मैं किसी कंपनी में शेयर खरीदता हूँ और फिर उस शेयर को बेच दूंगा तो कंपनी बंद हो जाएगी क्या, हमारे आने जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता अनटिल कंपनी खुद बंद हो जाए। जैसे कि एग्जांपल दे देंगे किंगफिशर एयरलाइंस का, है ना। और कंपनियां कब वाइंड अप होती हैं, जब वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही हैं, जब वो लॉसेस में जा रही हैं 3-4 साल से। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज है, अपने अपने इंडेफिनिटली, मेरे खरीदे हुए शेयर्स रिलायंस के, हो सकता है मेरे बाद 1000 लोग उसको बेचे आगे जाके, उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ ने बनाया है, पैदा करने वाले कोई मारने का होता बोलते हैं ना, तो लॉ ने बनाया तो लॉ ही उसे खत्म करेगा। किसी मेंबर के आने और जाने से या उसके इंसॉल्वेंट होने से कंपनी को अफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी इज लाइक अ रिवर, वो बहती रहेगी, उसके अंदर की मछलियां चेंज होते रहे, उसके अंदर के जानवर चेंज होते रहे, पानी चेंज होते रहे, अंदर का गंदा अच्छा बड़ा बुरा, समझ रहे हो। कंपनी तभी खत्म होगी जब वो अपनी मर्जी से जाके किसी समुंदर में मिल जाएगी, समझा रहा है। इट इज वाइंड अप वॉलंटरली। देखो उसमें लिखा है मेनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 years, 100 साल से है, बिरला बिरला टाटा वाला टाइप की कंपनी। क्यों है, क्योंकि उनको चलाने वाले तो अभी नहीं रहे ना, जीआरडी टाटा का एग्जिस्टेंस में थे, फिर भी कंपनियां चल रही हैं, चलाने वाले लोग हैं, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपर्ट्स, बीओडी, इन्वेस्टर्स। देयर वाज ए कंपनी, उसमें लिखा है विच हैज 7 मेंबर्स, पूरे लोग मर गए कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में। 7 मतलब पब्लिक कंपनी ले लेते, एग्जाम्पल ले लेते, चलो प्राइवेट कंपनी, तब भी कंपनी एग्जिस्टेंस में, अब कोई और संभालेगा उसको, समझ में आ रहा है, तब भी कंपनी एग्जिस्टेंस में ना, क्योंकि कंपनी का नाम अभी भी कहां पर है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, अभी भी रजिस्टर्ड है, उसको कोई और संभालेगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको कि कंपनी की एक जनरल मीटिंग चल रही है, वहां कंपनी के मेंबर से एक बम फूटा, सब मर गए, तो कंपनी बंद हो गई कि नहीं, अब उसको कोई और चलाएगा, किसी और के कंट्रोल में चल जाएगी। मेंबर्स के मरने आने जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंसॉल्वेंट हो जाओ, कंपनी थोड़ी ना इंसॉल्वेंट होगी, आप उसको चुकाओ अपनी पर्सनल एसेट्स। बम वाला एग्जांपल भूलना मत, आ सकता है।
है ना। ये खत्म कभी होगी जब खुद ही वाइंड अप किया। अच्छा, ये पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें तो पता है पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए या डाई हो गए तो पार्टनरशिप खत्म। कंपनी में ऐसा नहीं है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी देखो इसमें कैसा है। कंपनी की में जो पैसा लगाते हैं लोग, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी उतनी होती है जितना उन्होंने पैसा लगाया है। मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं बेसिकली। एक होती हैं लाइबिलिटी के आधार पर लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती हैं लिमिटेड बाय गारंटी। ये एक्चुअली चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनियां होती हैं। ठीक है जी। एक होती है अनलिमिटेड कंपनियां जो आज की तारीख में ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर वाली क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम कंपनी हमारे यहाँ पर 90% से ऊपर लिमिटेड बाय शेयर ही, पब्लिक प्राइवेट कंपनियां जो होती है सब इसी तरीके से। देखो समझा, इसमें क्या होता है, जो मेंबर कंपनी में शेयर खरीदता है उसकी लाइबिलिटी होती है उसके अनपेड वैल्यू तक। अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, या 1 ईयर में देना पड़ता है आपको, आप जब खरीदते हैं कंपनी की लाइफ टाइम में ही आपको उसको देना पड़ेगा। व्हाट इज अनपेड वैल्यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने 100 रुपए के शेयर खरीदे और कंपनी को आपने 50 रुपए पे किए पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो कितना बचा, अनपेड वैल्यू 50, बस आपकी लाइबिलिटी इतनी थी। और ये आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पे करना है कंपनी में, तो वो 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है कॉल्स के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में, वन अनपेड वैल्यू। इससे ज़्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको पर्सनल एसेट्स या पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी फोर्स नहीं कर सकती। ऐसी होती लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय गारंटी, जैसे आपने 100 रुपये और पे कर दिए, यानी 100 रुपये के आपने शेयर खरीदे, 100 पे कर दिए। अब कंपनी को आपने गारंटी दिया कि कंपनी जब वाइंड अप होगी, देखो कितना फर्क है ऊपर वाले में, वो लाइफ टाइम था वाइंड अप, मैं और 100 रुपये दूंगा। तो एक ओकेजन है जो आएगा तो मैं और दूंगा, तो कंपल्शन तो नहीं है। वाइंड अप होगी तो दोगे, नहीं होगी तो नहीं दोगे। ये सेक्शन 8 कंपनी अपने नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी होती है, गारंटी देते हैं इनके मेंबर्स। फिर एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, जहां मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, अनलिमिटेड। व्हाट इज अनलिमिटेड, कि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज होगी। ऐसी कंपनियां आप एग्जिस्टेंस में नहीं होती। कोई क्यों करेगा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज। समझा, बेसिकली यही प्रकार की कंपनियां होती है जो बोला। फर्क क्या बोला मैंने, जो भी पे करना है अनपेड अमाउंट को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पे करना, इसमें वाइंड अप के टाइम। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। जितना शेयर की वैल्यू उतना ही पे करोगे, उससे ज्यादा नहीं, नहीं कर सकते हो, है ना। ये भी क्लियर हो गया, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तब। और ये भी क्लियर हो गया। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, कितने लोगों को समझता है ये चीज़, सर बिल्कुल समझता है। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है ना। कंपनी का नेचुरल बर्थ तो नहीं हुआ है जैसे हमारा तुम्हारा हुआ है, यस, मगर कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया है। और कहाँ रजिस्टर्ड किया हमने इसको, आरओसी के पास। ठीक है ना, इसमें एक कंपनी एक लीगल और एक जुडिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। ये सब लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज याद रखना। तो जो राइट्स तुम्हारे और मेरे हैं, वैसे बहुत सारे राइट्स कंपनी के भी, जो हम पढ़ रहे थे अभी, कि कंपनी चीज़ों को बेच सकती है, खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है लोगों से, बहुत सारे उसके राइट्स हैं। कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल, देखो लिखा ना, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, उसके नाम पे बैंक अकाउंट होगा, लोन ले सकती है, लाइबिलिटी अभी ऊपर अभी आपको यही तो पढ़ा है। इवन अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, बोले ना, मेंबर कंपनी को लोन दे सकता है, कंपनी से लोन ले सकता है, कंपनी से सामान खरीद सकता है, कर सकता है ना। एक्वायर राइट, या तो उसके खिलाफ राइट में, अब लोन देगा तो उसके अगेंस्ट, और लोन लिया तो खुद ने लाइबिलिटी लिया एज ए मेंबर, है ना। बट उसकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा नहीं होगा, अगर लोन दिया तब भी और लोन लिया तब भी, वो प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं। कंपनी को अगर लोन दिया आपने एज ए मेंबर, तो कंपनी आपको कहीं ना कहीं तो चुकाई देगी। ठीक है, मगर आपकी उसकी प्रॉपर्टी पर कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट या कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये याद रखना। कंपनी अपने नाम पे स्यू होती है और अपने नाम पर स्यू करती है। मतलब अगर किसी को स्यू करना है, किसी कंपनी को, एक सेकेंड है, हाँ जी, ठीक है,
इट कैन बी सी मतलब टू फाइल अ केस, टू फाइल अ सूट, लीगल सूट। तो अगर आप, अब जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल, अब किंगफिशर ने पैसे डुबाया तो किंगफिशर को स्यू किया ना अपने, उसकी प्रॉपर्टी को बेचा। किंगफिशर दूसरे को स्यू कर सकती है और आप किंगफिशर के नाम पे उसको स्यू कर सकते हैं। हर वो चीज़ कर सकती है जो नेचुरल पर्सन कर सकता है। बट आप इसको जेल नहीं भेज सकते, कसम नहीं खिलवा सकते, है ना, आप उससे शादी नहीं कर सकते, आप उसको कोई प्रोफेशन नहीं सिखा सकते। आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, वो किसी की दोस्त नहीं होती, किसी की दुश्मन नहीं होती है, किसी के प्रो नहीं होती, किसी के एंटी नहीं होती है आर्टिफिशियल पर्सन। बट उसका अपना एक लीगल सेंस है कि नहीं है। अब आर्टिफिशियल पर्सन है तो काम कैसे करती है भाई, कोई तो लोग होंगे जिसके थ्रू कंपनी काम करती है, तो कुछ एक एजेंसी अपॉइंट की कंपनी ने, इसमें पूरे इंसान के बच्चे, ह्यूमन एजेंसी, एक्सपर्ट्स, फुल ऑफ एक्सपर्ट्स, वो लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया या वो लोग जिनको कंपनी ने अपॉइंट किया है। अब कंपनी को स्टार्ट करने वाले को तो हम प्रमोटर कहते हैं, तो इसमें आ गए डायरेक्टर, हर प्रकार के प्रमोटर भी आ गए, एक्सपर्ट भी आ गए, अपॉइंटेड लोग भी आ गए। द डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एजेंसी, बट दे आर नॉट द एजेंट्स। ना डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते डायरेक्टर्स, उनको कंपनी जो कहती है वो करते हैं, लिखा ना इसमें, बट एज एन एजेंट अफेयर्स, मतलब कंपनी हो गई उनकी प्रिंसिपल, और जो कंपनी कहेगी वो उनका एजेंट करेगा। तो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते वो कंपनी के अफेयर्स में, ध्यान रखना, डे टू डे अफेयर्स। हाँ, मगर वो कंपनी के एजेंट है, कंपनी के मेंबर के नहीं। ये बात भी ध्यान रखना, मतलब ऐसे मेंबर तुम कंपनी के डायरेक्टर को ही नहीं बोलोगे मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। मैं कल मुकेश अंबानी को कुछ नहीं बोल सकता, यार वो मेरा थोड़े शेयर्स के पैसे अटका, वो बोलेगा मैं कौन हूँ तेरा, मैं तेरा एजेंट थोड़ी ना, अपनी कंपनी का एजेंट हूँ। हाँ, डायरेक्टर्स कैन आइदर ऑन देयर ओन और थ्रू देयर कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट द फॉर्मल एक्ट्स। अब कंपनी को अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करवाना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई आईटीआर फाइल करनी है, कोई रेजोल्यूशन फाइल करना है, तो या तो डायरेक्टर खुद ये काम करेगा या किसी को अपॉइंट कर देगा जो कॉमन सील बताया ना, कंपनी के आर्टिफिशियल सिग्नेचर, इसके थ्रू अपने फॉर्मल एक्ट्स को या अपने डॉक्यूमेंटेशन को ऑथेंटिकेटेड मतलब वाजिब बना सकते हैं, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। नॉर्मली कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, जिसको वो लोग अपॉइंट करते हैं कि जाओ भाई डॉक्यूमेंटेशन को ऑथराइजेशन दो कॉमन सील लगा के। और अगर कोई नहीं है तो फिर दो डायरेक्टर की साइन लगती है किसी भी डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाने के लिए, लीगल बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए। सो इट इज़ ए लीगल पर्सन। शॉर्ट नोट आ सकता है ना, तो ये सब लिखना पड़ेगा, भूलना नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को कंपलसरी लिखने होंगे, नहीं लिखेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स है ये सब, ठीक है। ध्यान रखो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है सब, भूलना नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। ये तो सिमिलर था थोड़ा सा। अब क्या आ गया, कॉमन सील, कंपनी के आर्टिफिशियल सिग्नेचर। पहले कैसा होता था, कॉमन सील ना कंपलसरी होती थी, अब तो ऑप्शनल हो गया। अगर कॉमन सील वहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं है, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन बनाए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स, तो उसका एक ऑप्शन आ गया है। मतलब पहले कंपलसरी नहीं होता, अब ऑप्शनल हो गई है। इसका ऑप्शन क्या आ गया देख लो। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कोई खुद का बॉडी तो है नहीं, नॉट गिवन टू ए बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, कोई इंसान का बच्चा तो है नहीं वो, तो वो एजेंसी के थ्रू काम करती है। वो एजेंसी कौन है, अभी बताया मैंने, द एक्सपर्ट्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो किसी और के थ्रू भी काम करवा सकते हैं अपॉइंट करके। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच इज एफिक्स। कौन उसे लगाता है डॉक्यूमेंटेशन में, बाय द ऑफिसर्स। एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या आपकी कंपनी सेक्रेटरी हो गया, या आपका CFA हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, या आपका फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, ऐसे बहुत सारे, एनी अदर ऑफिसर, या आपका लॉयर हो गया। द कॉमन सील इज ए सील यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन एज ए सिंबल, कि भैया हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और रजिस्टर्ड होने के बाद हमें एक सिग्नेचर मिली है, जिसको हम सिंबल की तरह अपने हर डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे। अगर ये सिंबल हमारे पास नहीं रहा, उस वक्त इमरजेंसी में, एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, लिखा है इसमें, ऑप्शनल कर दिया है हमने। ओमिटिंग का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स को हटा के, कंपलसरी को हमने हटा दिया है और वहां लिख दिया ऑप्शनल। 2015 में अमेंडमेंट किया इस कानून पे, सेक्शन 9 में साफ साफ लिखा हुआ है। एक अल्टरनेटिव मोड है ऑथराइजेशन का, मतलब अगर ये नहीं भी है तो फिर डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऑथराइज बनाएंगे कि जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो जिनके पास में अगर कॉमन सील एग्जिस्टेंस में वहां नहीं है, उनको लगता है उन्हें यूज करने की जरूरत नहीं है, या उन्होंने रखा ही नहीं है, तो क्यों, है ना। क्योंकि पुराने जमाने में याद है आपको, होती थी, वो लगाते थे ना कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, तो जला के
ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि उसको लोग हटा नहीं सकते, तो ऑथेंटिकेशन होता था राजा महाराजा, लिखा है ना, मेडिवल टाइम्स में इसको यूज किया जाता था। पुराने जमाने कह रहे याद है ना, जला जुला के ऐसे गोल्ड के थ्रू, कॉपर के थ्रू, वो डॉक्यूमेंट फिर चेंज नहीं हो सकता था। यूके में भी किंग क्वीन का रूल था, तो वहां भी यूज होता था, और वहां पर भी 2006 में ऑप्शनल कर दिया। अब अगर कॉमन सील नहीं होगी तो क्या लगेगा? अब इसका ऑप्शन आ गया है साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड काउंटर साइन बाय सेक्रेटरी। लिख लेना होगा, काउंटर साइन बाय सेक्रेटरी, काउंटर साइन बाय सेक्रेटरी नहीं भी है तो चलेगा, बट लिखा दे, काउंटर साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी, इट इज इक्वल टू अ कॉमन सील। जिन कंपनियों को कॉमन सील यूज करने की उनकी इच्छा नहीं है या उस वक्त वहां मौजूद नहीं है। समझ में आया? ऑप्शनल हो गया अभी ऑथेंटिकेशन के लिए। किस पे ऑथेंटिकेशन करते हैं अपन? डॉक्यूमेंट्स। समझा? ठीक है, खत्म हो गया अपना ये पोर्शन, फिनिश। अपन हम नई चीजें चालू करेंगे। ये बेसिक अगर समझ में आ जाएगा तो मुझे बताना है बच्चों, ठीक है? फटाफट 6 दिन में खत्म करना है लॉ विद प्रैक्टिस, तुरंत प्रैक्टिस करेंगे इसको। और मैं ये नोट्स भेज रहा हूँ पीडीएफ का, इसी से पढ़ना, इसी से पढ़ना, ओके? इसमें और मैंने अपग्रेडेशन किया, बहुत अननेसेसरी चीजों को हटाया है फालतू के, और सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, चलो बाय। जैसी वीडियो होगा मुझे बता दें।